गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और हमारा उसमें टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। सेट खत्म हो गया, रिलेशन खत्म हो गया और फंक्शन अपना चल रहा है। इधर को मैट्रिक्स खत्म हो गया, डिटरमिनेंट खत्म हो गया। अब इनके अंदर एक और छोटा सा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो भी एक या दो क्लास में खत्म हो जाएगा ना। तो आपके इतने सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं तो आप इनकी साथ के साथ में तैयारी करते चलें। अगर ऐसे ही टॉपिक खत्म होते चले गए और आप तैयारी नहीं करते गए तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये तभी याद रहेगा जब आप इनका रिवाइज भी साथ के साथ में करते चले गए। तो आज पढ़ेंगे बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और यहां से फिक्स है एक क्वेश्चन आता है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे एचटेट हो या कोई और भी वैकेंसी हो, इसका एक क्वेश्चन फिक्स है। आप जब पीवाईक्यूज उठा के देखोगे या अपन पीवाईक्यू करेंगे तब आप लोगों को मालूम होगा कि एक क्वेश्चन आता ही आता है ना। और बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को लगेगा कि यार कितना सिंपल है, समझ गए। तो अपन पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखते हैं। इसी के अंदर ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अंदर ही है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हिंदी में कहेंगे अपन रेखिक समीकरण निकाय। रेखिक समीकरण निकाय, रेखिक समीकरण निकाय, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको अपन आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको अपन पहले इसका डिवाइडेशन कर लेते हैं ना। इसका डिवाइडेशन दो तरीके से करते हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं? वो दो तरीके ये हैं। पहला नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस इसको बोलेंगे असमघात, असमघात, ठीक है। और इसको बोलेंगे अपन होमोजीनियस, होमोजीनियस इसको बोलेंगे अपन समघात, ठीक है। मान लीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स बराबर बी की फॉर्म की है। ये रेखिक समीकरण निकाय है, इस तरीके का है ना। ये क्या है? रेखिक समीकरण निकाय ए एक्स बराबर बी है। अब नॉन होमोजीनियस में क्या होता है? नॉन होमोजीनियस होता है ए एक्स बराबर बी, यही होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। या हम कह सकते हैं इसका जो आर एच एस है वो जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है। यानी बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये होता है नॉन होमोजीनियस। अब यदि इसका बी जीरो हो जाता है तो इस ये हो जाता है होमोजीनियस। क्या हो जाता है ये? होमोजीनियस। इसका मतलब बी बराबर क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। तो अपन ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में। कौन कौन सा? होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? यदि इसका आरएचएस पार्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। हम कह सकते हैं बी बराबर जीरो हो गया तो ये क्या हो जाता है? होमोजीनियस। और यदि बी बराबर जीरो नहीं हुआ यानी ए एक्स बराबर बी तो ये होता है नॉन होमोजीनियस। देखो अपन इसको सॉल्यूशन के आधार पर भी अपन इसको दो भागों में बांट सकते हैं।
सॉल्यूशन के आधार पर भी अपन इसको दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? वो दो भाग हो जाएंगे अपने। पहला है कि संगत हो, संगत हल हो। कैसा? संगत हल हो, ठीक है, यानी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और दूसरा असंगत। दूसरा क्या हो जाएगा? असंगत। या हम कह सकते हैं संगत निकाय या असंगत निकाय। असंगत, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ये क्या होता है? देखो, संगत बोलते हैं अपन इसको जो सॉल्यूशन रखता है, हल रखता है, उसको बोल देंगे अपन संगत हल। ठीक है, संगत हल किसको बोलेंगे? यदि किसी निकाय का हल विद्यमान हो। यदि किसी निकाय का यदि किसी निकाय का हल विद्यमान हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? कंसिस्टेंट बोलेंगे, यानी हैविंग सॉल्यूशन। हैविंग सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन रखता है, तो ये कौन सा होता है? कंसिस्टेंट। और ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखता है। नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है। कोई हल विद्यमान नहीं। कोई हल विद्यमान नहीं। अब देखो, इसको इसको भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। संगत को भी कितने भागों में बांट सकते हैं अपन? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हो जाएंगे इसके? यूनिक सॉल्यूशन। कौन कौन से हो जाएंगे वो? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे अपन अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे अपन इसको? अद्वितीय हल। और दूसरा हो जाएगा अपना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे अपन? अनंत हल। अनंत हल। तो देखो, दोबारा से समझो इसको। अपन ने इसका डिवाइडेशन किस प्रकार से किया है? ये रहा ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अपन ने दो भागों में बांटा था, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में यदि आरएचएस पार्ट जीरो हो जाता है तो होमोजीनियस, और यदि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आरएचएस पार्ट जीरो नहीं होता तो वो नॉन होमोजीनियस। अब अपन इसको सॉल्यूशन के आधार पर, किसके आधार पर? सॉल्यूशन के आधार पर। सॉल्यूशन के आधार पर भी अपन ने इसको दो भागों में बांटा, संगत और असंगत, यानी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट को देखो, इसका मतलब क्या होता है संगत का? संगत का मतलब होता है कि यह कोई हल रखता है, हैविंग सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन भी दो प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से? एक तो अद्वितीय हल हो सकता है या अनंत हल हो सकता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा है अपना इनकंसिस्टेंट, यानी ये कोई भी हल इसका विद्यमान नहीं होता है, इसको बोलते हैं अपन इनकंसिस्टेंट। ये तो हुआ इनका डिवाइडेशन। अब आप आगे समझते हैं इनके बारे में। आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा अपना, अपन देखो नॉन होमोजीनियस लेके चलते हैं, इसकी बात करते हैं अपन, है ना। अच्छा, आप लोगों ने एक बात बताओ,
नाइन टेंथ के अंदर लीनियर इक्वेशंस वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। कोई भी दो इक्वेशंस, दो चर, दो इक्वेशंस वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। एक बार उनका अपन हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। काम की है वो भी, है ना, ध्यान रखना है। पहला कैसा है कि मान लीजिए अपन ने इस तरीके की पढ़ी थी इक्वेशन, इस तरीके की इक्वेशंस पढ़ी थी ना अपन, a1x b1y प्लस c1 प्लस क्या हो जाएगा, ये अपन कह सकते हैं बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। इस तरीके के अपन ने पढ़े थे। ये क्या है, दो इक्वेशन से, दो इक्वेशन है ना, दो लीनियर इक्वेशन हो गई ना ये। देखो अब अपन स्टडी करते हैं। पहले मैं लेके चलता हूं केस 1। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब अपन ने 9वीं 10वीं क्लास में स्कूल एजुकेशन के अंदर ये देखा था कि इनके जो गुणांक हैं, गुणांकों में रिलेशन से अपन ये बता देते इसका हल यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या कोई हल नहीं होगा, बता देते थे ना। अरे इनको देख, इनके कोफिशिएंट्स को देख के ही अपन बता देते थे। कैसे, जैसे मैं देखो a1x प्लस b1y बराबर c1 है, ये a2x प्लस b2y बराबर c2 है। यदि देखो केस 1 में लेके चल रहा हूं, यदि a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 यदि ये बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ऐसी कंडीशन में जो अपना हल होता था वो हल होता था अद्वितीय। कैसा हल होता था वो, अद्वितीय हल होता था, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये कौन सा है, संगत हल भी है। कैसा है ये, संगत हल है, ठीक है। अच्छा देखो, यदि हल अद्वितीय है, अद्वितीय हल का मतलब है केवल एक हल होगा, उसके अलावा कोई हल नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है, मान लीजिए इसकी एक रेखा ये है और दूसरे की एक रेखा ये है, तो ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल एक बिंदु पे। कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल ये एक बिंदु पे। इसलिए इसका कितना हल हो गया, एक हल होगा, यानी हम कह सकते हैं ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है ये, यूनिक सॉल्यूशन है। समझ में आया। मान लीजिए ये इस तरीके से ये ग्राफ था, ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ था अपना, ठीक है। तो यदि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इनका हल क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। यानी यूनिक के सॉल्यूशन के अंदर रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। एक और चीज अपन क्या ले रहे हैं, देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। यहां से देखो यदि मैं इनका a1 a2 b1 b2 यदि मैं इनका डिटरमिनेंट निकालूं, यदि इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो क्या होगा, देखो a1 b2 माइनस a2 b1, यही होगा, यही होगा इसका। लेकिन देखो क्या लग रहा है ये, या ऐसे भी कर सकते, देखो a1 b2 माइनस a2 b1, लेकिन ये क्या नहीं है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये इधर को लेके आएंगे। अरे जैसे अपन इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a1 b2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 a2, तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 b2 बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी, तो यही बात निकल के आ रही है यहां से। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। यानी यूनिक सॉल्यूशन का जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। समझ में आई इतनी सी बात, अरे समझ में आई का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब अद्वितीय हल।
कैसा हल? अद्वितीय हल। ठीक है, ये कौन सा केस था अपना? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का, ये वाला केस था। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन? एग्जाम्पल, अपन कोई भी एग्जाम्पल ले लो। मान लीजिए x+5 बराबर 2, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं x-y बराबर 1 ले लिया। ठीक है, तो यहां पर देखो A1/A2 यानी कि 1/1, और यहां क्या हो जाएगा? माइनस, या हम कह सकते हैं 1/-1 यानी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये क्या है? क्या है ये? इसका हल क्या होगा? यूनिक हल होगा। कैसा हल होगा? यूनिक हल होगा। जब आप लोग इसका ग्राफ भी बनाओगे तब आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि इसका हल क्या होने वाला है? यूनिक होने वाला है। क्या होने वाला है? यूनिक होने वाला है। जैसे y बराबर 0 रखा, x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। ये आएगा, ये पॉइंट आ गया। x बराबर 0 रखा, y बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। x बराबर 0, y बराबर 2, यानी कि ये रेखा कुछ इस तरीके से हो गई। ठीक है, ये रेखा कुछ इस तरीके से हो गई। ये वाला पॉइंट है ना? ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसमें देखो x बराबर या y बराबर 0 रखा, x बराबर 1 आ गया। y बराबर 0 रखा, x बराबर 1 आ गया। ये वाला पॉइंट हो गया। x बराबर 0 रखा, y बराबर क्या आ गया? -1। x बराबर 0 रखा, ये रख दिया, और y बराबर आ गया -1, यानी कि ये रेखा कुछ इस तरीके से होगी। देखो कितने बिंदुओं पर काट रही है? केवल एक बिंदु पर काट रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। इसका डिटरमिनेंट से भी देख सकते हो। देखो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 1 1 1 -1। डिटरमिनेंट निकालो, -2, और ये हो जाएगा, सॉरी, -1 -1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगला देखो, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा? केस नंबर 2 में यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी जो अपन ने ये समीकरण लिए, दो समीकरण लिए यहां पर, ये वाली, यदि इनका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो जाए, तो अपना जो हल है वो क्या होने वाला है? जो अपना हल है वो क्या होने वाला है? अनंत हल होने वाला है। यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो हल क्या होगा? अनंत हल होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यही होगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा। दूसरा, दूसरी बात क्या होगी? देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब संगत हल होगा। होगा कि नहीं होगा? संगत हल होगा। और इसकी जो रेखाएं होंगी, देखो अनंत हल है, और जब अपन पढ़ते थे कि जब इसका अनंत हल है, इसका मतलब जो रेखाएं हैं वो क्या करेंगे? आपस में ओवरलैप करेंगे, यानी रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती होंगी। मान लीजिए इस तरीके का कोई ग्राफ है, इस तरीके का कोई ग्राफ बन रहा है, तो जो दूसरी रेखा होगी वो भी इसके ऊपर ही होगी, है ना? यानी क्या करेगी? ये ओवरलैप करेगी। क्या करेगी? वो ओवरलैप करेगी। समझ में आ गया? तो देखो, एक रेखा दूसरी रेखा को क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है, समपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर है। तो इसका मतलब इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। यानी कि रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, यानी इसके कितने हल होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है,
अच्छा, इसके डिटरमिनेंट की बात करते हैं। जो इसका डिटरमिनेंट होगा, देखो A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2, जो इसका डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये ले देखो A1 B2 बराबर A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, और ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया ये, 0 के बराबर। इसलिए इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। इसलिए इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। समझ में आई इतनी सी बात। कोई एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन इसका, एग्जाम्पल देखते हैं ना, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब अनंत हल। क्या होगा, अनंत हल। एग्जाम्पल में देख लो, x प्लस वाई बराबर 2, और मैं ले लेता हूं 3x प्लस 3y बराबर 6। 3x प्लस 3y बराबर 6, ये कोई मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो यहां पर देखो A1/A2 1/3, 1/3 और 2/6, यानी ये भी किसके बराबर है, 1/3 के। किसके बराबर है, 1/3 के। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ बना के देखो, ग्राफ बना के देखो, y बराबर 0 x बराबर 2, इस तरीके से बन जाएगा 2,0 0,2। अब देखो यहां से क्या करो, इसको देखो है ना, y बराबर 0 x बराबर भी 2 ही आ गया। यानी जो ये रेखा बनेगी कुछ नहीं है, देखो इसमें से 3 बार निकाल लो, 3 बार निकाल लोगे तो यही तो रेखा, यही तो समीकरण ऊपर वाली, अरे यही तो समीकरण है ना। जब आप लोग इसमें से 3 निकाल लोगे तो देखो यही समीकरण है, ये कुछ ये अलग नहीं है, इसी की समीकरण है। इसमें केवल 3 से गुणा कर दिया और कुछ नहीं है। किससे गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। समझ में आया। तो ये ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को, कर रही है कि नहीं कर रही, ये देखो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा इसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट केस 3। क्या देखेंगे अपन, केस 3। केस थर्ड, केस थर्ड हो जाएगा अपना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है इस बार C1/C2 के। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन किसके बराबर नहीं है, C1/C2 के। यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तो कोई हल नहीं होगा, कोई कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये असंगत हल हो गया। क्या हो गया, असंगत हल हो गया। देखो इसके अंदर क्या होता है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, और कभी नहीं काटेगी ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेगी। और जब नहीं मिलेगी, ऐसी कंडीशन में रेखाएं कैसी होगी, कैसी होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, एक दूसरे के समांतर होंगी।
यानी कि ये रेखाएं कैसी होंगी, ये दो रेखाएं ऐसे प्रेमी हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलते या एक दूसरे को नहीं काटते हैं। समझ में आया? ये रेखाएं ऐसे प्रेमी हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलते हैं लेकिन रहते हमेशा साथ। देखो एक दूसरे के क्या है, ये समांतर है तो कभी नहीं मिलेगी, तो यहां क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यानी रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी। अच्छा इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, देखो यहां से देखो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट, जीरो हो जाएगा। यानी A1 B1 A2 B2 बराबर ये क्या होने वाला है, A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया डिटरमिनेंट बराबर जीरो, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। समझ में आया इतनी सी बात? यानी कि डिटरमिनेंट बराबर जीरो, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। कोई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कोई एग्जाम्पल देख लिए। x+y बराबर x+y बराबर 1, 2x+2y बराबर 2, ये हम कह सकते हैं 3। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो 1/2 बराबर किसके, 1/2 के, लेकिन बराबर क्या नहीं है, 1/3 बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता क्या है, बराबर है, ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन इनकी प्रवणता ये, लेकिन ये C बराबर क्या नहीं है, बराबर नहीं है। जैसे अपन इसका ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाओ, y बराबर 0 रखा, x बराबर 1 आ गया, यानी इस तरीके से काटने वाली है ये। यानी x का मान 1 है तो y बराबर 0, और जब y का मान x का मान 0 है तो y का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ये तो ये हो गया। अब यहां देखो y बराबर 0 मतलब x बराबर 3/2, यानी 1.5, y बराबर 0, x बराबर यहाँ को यहाँ कहीं आएगा, मैं यहां ले लेता हूँ ना थोड़ा सा दूर। ये क्या हो जाएगा, 3/2, यही होगा। और यहां पर x बराबर 0 यानी y बराबर 3/2, y बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, यहाँ कहीं होगा, यानी x का मान 0, y बराबर 3/2। जब आप लोग इसको मिलाओगे तो ये कोई कुछ इस तरीके से मिलेगी, इस तरीके से मिलेगी, है ना। ठीक है, तो ये क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। क्या होंगी ये, समांतर। नो सॉल्यूशन, जब मिलेगी नहीं तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा इनका, जब रेखाएं आपस में मिलेगी ही नहीं तो इनका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। समझ में आया? तो ये थी अपने कुछ प्रीवियस ईयर की बातें थी, सॉरी स्कूल की बातें थी, 9वीं 10वीं के अपन लोगों ने ये पढ़ा था रेखाओं के बारे में, ये थी। और इनके साथ में अपन ने थोड़ा अपनी बातें भी सीखी एक्स्ट्रा, क्या थी, डिटरमिनेंट वगैरह के, इनसे भी अपन ने इनको इनका सॉल्यूशन निकालना सीखा है। समझ में, उम्मीद करते हैं ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपन नेक्स्ट कब बात करते हैं कि इनका निष्कर्ष क्या निकालें। अपन ने जो पढ़ा है इनका निष्कर्ष क्या निकालें, निष्कर्ष देखते हैं। कंक्लूजन क्या है, देखो निष्कर्ष में अपन ने एक चीज पढ़ी होती, किसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं अपन, ax बराबर b का।
पहला, देखो एक बात देखी थी अपन ने, यदि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो रहा था? अद्वितीय हल हो रहा था। कैसा हल था? अद्वितीय हल था। कैसा हल था? अद्वितीय हल था। अब आप लोगों ने देखा होगा अद्वितीय की कंडीशन में, ये हम कह सकते हैं केवल अद्वितीय की कंडीशन में ही इसका डिटरमिनेंट क्या हो रहा था? जीरो हो रहा था। सॉरी, इस अद्वितीय की कंडीशन में इसका डिटरमिनेंट क्या हो रहा था? नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा था। समझ में आ गई? या हम ये भी कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो उसका मतलब अद्वितीय हल, या हम ये भी कह सकते हैं कि अद्वितीय हल है इसका मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हो गई। किसकी हो गई? इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हो गई। भाई डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है इसका मतलब नॉट डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। अभी यदि डिटरमिनेंट जीरो हो गया, अब यदि डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो आप लोगों ने देखा होगा कि डिटरमिनेंट जो है जीरो दो कंडीशन में हुआ था। कौन कौन सी में? एक तो अपन को अनंत हल प्राप्त हुए, जब अनंत हल प्राप्त हुए तब, और दूसरा हुआ था अपना कब? कब हुआ था? कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं, या हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कह सकते हैं अपन? नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, यानी डिटरमिनेंट बराबर जीरो इसका मतलब अनंत हल या कोई हल नहीं, दोनों आ सकता है। क्या कह सकते हैं अपन? देखो यहां से डिटरमिनेंट जीरो है और यहां से भी देखोगे तो इसका भी डिटरमिनेंट क्या है? यहां देखो इसका भी डिटरमिनेंट क्या है? जीरो है। समझ में आया? इसका मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और यदि डिटरमिनेंट जीरो है इसका मतलब अनंत हल भी हो सकता है या कोई हल भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो, कोई भी हल हो सकता है। देखो अनंत हल है, अनंत हल है, तब तो पक्का है कि क्या आने वाला है? डिटरमिनेंट बराबर जीरो, ये होने वाला है। और फोर्थ में क्या है? यदि कोई हल नहीं, यदि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं दे रखा है अपन को, तो डिटरमिनेंट क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। इतनी सी बात समझ में आई क्या? अरे समझ में आई इतनी सी बात? अब अपन बात करते हैं ए एक्स बराबर जीरो के लिए, यानी होमोजीनियस कंडीशन के लिए, इसके लिए बात करते हैं अब अपन, है ना? ठीक है, देखो इसके लिए यहां तो देखो कौन सी कंडीशन तो यहां से हट ही गई। सी वन अपन सी ए वन अपन ए टू बराबर बी वन अपन बी टू बराबर सी वन अपन सी टू, दो ही तो होता था, ए वन अपन ए टू, बी वन अपन बी टू, और सी वन अपन सी टू, यही होता था। यहां पर बराबर हो नहीं होता था। और यूनिक सॉल्यूशन को तो मतलब ही नहीं है। अरे यूनिक सॉल्यूशन को तो मतलब नहीं है, ये तो केवल यही चेक करता है यदि ए वन अपन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपन बी टू, आगे देखता ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं है आगे से। आगे से मतलब किसको? इनफाइनाइट सॉल्यूशन को, नो सॉल्यूशन को। समझ में आई? यहां से देखते हैं, पहला देखो यदि डिटरमिनेंट जो है क्या हो गया? नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, ऐसी कंडीशन में इफ एंड ओनली की कंडीशन लग जाएगी क्या? अद्वितीय हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। समझ में आया? अद्वितीय हल। देखो अद्वितीय हल को अपन एक और नाम से बुलाते हैं, केवल शून्य हल, केवल शून्य हल। ऐसा अपन ने क्यों कहा है? ऐसा अपन ने इसलिए कहा है, देखो समझो, x प्लस वाई बराबर में ले लेता हूं जीरो, ले लेता हूं या कोई और ले लेता हूं, या यही लिया है ना, और मैं ले लेता हूं 15x प्लस 50y। तो देखो जीरो कॉमा जीरो तो इसको हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा। इसमें जीरो जीरो रखो जीरो ही होगा, इसमें जीरो जीरो रखो जीरो ही होगा।
यानी जीरो हमेशा सेटिस्फाई होगा। और ये कह रहा है कि केवल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, केवल अद्वितीय हल होगा। तो वो कौन सा हल होगा, केवल शून्य हल होगा। केवल शून्य हल होगा यानी ओनली जीरो सॉल्यूशन। ओनली जीरो सॉल्यूशन। ओनली जीरो सॉल्यूशन, या अपन इसको बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन भी बोलते हैं ना। इस बात का विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। किस बात का, कि इसको नजरअंदाज नहीं करना है, इस वाले पॉइंट को भी। भाई डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, अद्वितीय हल, ये तो सबको पता होता है। लेकिन केवल शून्य हल या ओनली जीरो सॉल्यूशन या ट्राइवल सॉल्यूशन, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब अपन पी वाई क्यू करेंगे, जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में ये भी दे देता है कि यदि निम्न समीकरण निकाय का क्या है, केवल जीरो सॉल्यूशन है, या कई बार आपको ये भी देखने का मिलेगा कि इसका ट्राइवल सॉल्यूशन है, तो फलाना फलाना का मान निकालिए, किसी का भी मान निकालने को आपको बोल सकता है। तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि अद्वितीय हल को केवल शून्य हल, ओनली जीरो सॉल्यूशन या ट्राइवल सॉल्यूशन भी कहते हैं। समझ में आया। दूसरा बात, डिटरमिनेंट बराबर जीरो। डिटरमिनेंट बराबर जीरो, यहां पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लग जाएगी, और इसका जो हल होगा वो क्या होगा, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। कौन सी कंडीशन हट जाएगी, कोई हल नहीं वाली। कोई हल नहीं वाली हट जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा, अनंत हल। और अनंत हल को अपन एक और बोलते हैं शून्येतर। आपको ये देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, बुक एग्जाम के अंदर आया हुआ भी है। ये अनंत हल ना देके क्या है, शून्येतर हल। अनंत हल को, इसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे अपन, शून्येतर हल। क्या कहेंगे अपन इसको, शून्येतर हल विद्यमान है। ठीक है, शून्येतर हल, इसको बोलते हैं अपन नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन, या अपन इसको कह सकते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। समझ में आई इतनी सी बात, अरे समझ में आई ना। ठीक है, अनंत हल कब, जब डेल्टा नॉट इक्वल, इसका डिटरमिनेंट नॉट डिटरमिनेंट जीरो होता है, इफ एंड ओनली की कंडीशन है ना। यहां से कौन सी कंडीशन हट जाती है, नो सॉल्यूशन वाली। नो सॉल्यूशन क्या है, ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू, नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। जब ये है ही नहीं तो अपन कैसे चेक करें। ठीक है, ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन करते हैं, एक एक अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा अपना, क्वेश्चन है अपना के के कितने मानों के लिए, के कितने मानों के लिए के प्लस वन एक्स प्लस 8 वाई, के+1 x प्लस 8 वाई बराबर 4k। ठीक है, दूसरा है, दूसरी समीकरण है अपनी kx+k+3y बराबर 3k-1। अब अपन को ये तो दे दिया के कितने मानों के लिए, दो समीकरण दे दी, लेकिन कौन सा हल होगा का, कौन सा हल होगा, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, हल कैसा है इसका, कोई हल नहीं।
ये दे रखा है अपन को, है ना। किसका मान निकालना है अपन को? के का। और अपन से पूछा है के कितने मानों के लिए, के कितने मानों के लिए कोई हल नहीं, ये समीकरण होने वाली है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन देखो, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं के लिए डेल्टा क्या होता है? जीरो होता है। यानी इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है? जीरो। पढ़ा था अपन ने। कोई हल नहीं मतलब डेल्टा इसका जीरो होने वाला है, डिटरमिनेंट इसका जीरो होने वाला है। इसका जीरो होने वाला है मतलब के प्लस वन, यहां से क्या हो जाएगा? 8, यहां से क्या है? के, और यहां से क्या है? के प्लस 3। और ये किसके बराबर है? जीरो के। के प्लस वन, के प्लस 3 माइनस 8 के बराबर जीरो, बराबर जीरो। यहां से सॉल्व देखो, के और के स्क्वायर, 3 के, 1 के, 4 के, और माइनस का 8 के, ये हो जाएगा माइनस का 4 के, और ये हो जाएगा 3। समझ में आया ये? बराबर। जब इसको खोलोगे तो प्लस करने पे -4, गुणा करने पर 3, गुणा करने पर 3, तो के-1, के-3। तो यहां से के का मान क्या आ गया हमारे पास में? के का मान आ गया 1 और 3। के का कितना मान आ गया? 1 और 3। अब देखो दो मान आए हमारे पास में। के कितने मान आए हमारे पास में? दो मान आए। अब दो मान आए हैं तो अपन को इसमें चेक करना है, इनमें इसमें मान रख के चेक करना है कि किसके लिए कोई हल नहीं होगा। तो देखो के बराबर 1 के लिए, जब के बराबर 1 लेता हूं तो ऐसी कंडीशन में यहां पे मान रखो, समीकरण क्या थी हमारी? के प्लस 1x। समीकरण थी हमारी के प्लस 1x और 8y, 8y बराबर 4k। और क्या थी? और थी हमारे पास में के एक्स प्लस के+3, के+3 बराबर 3k-1। ये समीकरण थी हमारे पास में। तो यहां पर मान रखो, देखो के का मान 1 रखा, जब के का मान 1 रखा तो 1 और 1 2, 1 और 1 2 बटा 1 बराबर, ये है 8 और ये है 1 और 1 4। तो देखो 2/1 बराबर 8/4। यहां रख के देखो के बराबर 1, तो इसका मतलब 4, 3k-1 मतलब 2। ये तो बराबर हो गया। क्या हो गया? देखो 2/1 बराबर 8/4 बराबर क्या हो गया? 4/2। क्या क्या आ रहा है? सबका मान 2 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 2 आ रहा है। यानी ये तो क्या हो गया? अनंत हल हो गया। ये तो कंडीशन किसकी है? अनंत हल की कंडीशन है। जबकि हमसे क्या पूछा है? कोई हल नहीं। क्या पूछा है हमसे? कोई हल नहीं। संख्या पूछी है अपन से, है ना, ध्यान रखना है। कौन सा मान होगा ये नहीं पूछा, संख्या पूछी है। तो के बराबर 3 के लिए चेक करेंगे। के बराबर 3 के लिए चेक करो ये समीकरण, के बराबर 3, 4/3, 4/3। यहां पर देखो 8/6, क्या हो जाएगा? 8/6, 4/3, 8/6, ये तो बराबर हो गया ना। अब अपन C1 अपन C2 को देखते हैं। 12/9 -1 यानी 8, 12/8, 12/8। ये बराबर नहीं है इसके, है ना, ये बराबर नहीं है। यानी ये किसकी कंडीशन है? नो सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की। अतः हमको कितना मान पे मिल जाएगा? केवल एक मान मिलेगा, केवल एक मान। और वो भी कौन सा होगा? के बराबर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
एक मान मिलेगा ना, कौन सा, k बराबर 3। ठीक है, तो ये है हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आया इतना? और समझ में आया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, इतना सिंपल है। यूं समझो ये फ्री का नंबर दे के जाता है। समझ में आ रहा है ना? आपको ये पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन इसको पढ़ने में कितना सा टाइम लगेगा, यहां से कम एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो कितनी अच्छी बात है ना। समझ में आया? तो ये थी हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आगे पढ़ेंगे अपन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वगैरह के बारे में, वहां से क्वेश्चन आता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से ज्यादा देता है, यहां से भी आते हैं लेकिन वहां से ज्यादा करके आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वहां उसमें इसका भी मिक्सर हो जाता है, तो इसको तो पढ़ना जरूरी है ही, लेकिन क्वेश्चन वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के करके देता है। तो आज की क्लास और कल की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन दे के जाती है, बहुत सिंपल है। आगे की क्लास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो ज्यादा कुछ है नहीं, केवल एक तरीका है, उस तरीका समझना है। उसके बाद में उस पर आधारित अपन क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के PYQs आए हुए हैं उनको देखेंगे, ताकि अपन को ये पता चल सके कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप लोग इनको पढ़िए। ठीक है, बाकी आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, वैकेंसी का कोई इंतजार नहीं करना है। वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी को देख के यदि तैयारी करने लगे तो आप क्या कर पाओगे बताओ? कभी युद्ध देख के हथियारों की घिसाई थोड़ी ना करी जाती है, हथियार पहले से ही तैयार रखे जाते हैं, तभी युद्ध लड़ा जाता है। समझ में आ रहा है? तो आप पढ़ते रहिए, इनका रिवाइज करते रहिए, PYQ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इसमें हमारा फायदा ये है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना के लेके आते हैं, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और इसमें सब्सक्राइब करने में आपके कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।